नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। घड़ी में 5 बज चुके हैं। आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर। तो न्यूज काउंटर की जो सबसे पहली खबर है, उस खबर से करेंगे शुरुआत जिसने आस्था के मेले को विवादों का अखाड़ा बना दिया। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ विवाद अब स्वामी बनाम सिस्टम का युद्ध बन गया है। रथ विवाद में ट्विस्ट उस वक्त आया जब देर रात प्रशासन शंकराचार्य के मठ में नोटिस लेकर पहुंची। खबरों के मुताबिक मेला प्रशासन की ओर से एक अफसर शंकराचार्य के मठ में देर रात ही नोटिस लेकर पहुंचा, लेकिन रात होने के कारण नोटिस रिसीव नहीं हो सका। इसके बाद सुबह होते ही दोबारा से अफसर नोटिस लेकर पहुंचे और इस बार नोटिस को शंकराचार्य के शिविर के बाहर चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस में जो लिखा था उससे यह रथ विवाद स्वामी बनाम सिस्टम के संग्राम में बदल चुका है, इसलिए पहले उस नोटिस को देखना और पढ़ना जरूरी है। तो शंकराचार्य के शिविर के बाहर चस्पा की गई नोटिस में अविमुक्तेश्वरानंद को खुद को शंकराचार्य साबित करने के लिए कहा गया है और इसके लिए सहारा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का। माघ मेला प्रयागराज 2025-26 के अंतर्गत आपके शिविर में लगाए गए बोर्ड और फ्लेक्स में खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत प्रतीत होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार के स्वयं को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में बताना कानूनी रूप से मान्य नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघन की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आप इस पत्र की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट करिए कि किस आधार पर आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य ज्योतिष पीठ से संबंधित पदनाम का उपयोग और प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो इस नोटिस को देखकर पहले से ही नाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इस नोटिस का जवाब देते हुए यूपी सरकार और मेला प्रशासन पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अब सवाल यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या फिर नहीं। इस सवाल से पहले सवाल यह आता है कि आखिरकार किस आधार पर यह सवाल किया जा रहा है। देखिए, पहला सवाल यही है कि आखिरकार कोई भी प्रशासनिक अफसर किसी धर्मगुरु से उसकी पदवी के बारे में सवाल कर सकता है। सवाल यह भी है कि अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो फिर उसे मेले में जमीन शंकराचार्य की हैसियत से क्यों आवंटित की गई। पिछले साल कुंभ में अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनको शंकराचार्य की हैसियत से जमीन का आवंटन होता है, साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, और उनके स्थान की व्यवस्था क्यों की गई, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सरकार के 6 सीनियर ऑफिसर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है? क्या अविमुक्तेश्वरानंद यूपी सरकार के खिलाफ अपने सख्त रुख के कारण सरकार और प्रशासन के निशाने पर है? तो आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे और कब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर पूरा विवाद उठा और कैसे शंकराचार्य की नियुक्ति होती है। यह रिपोर्ट देखिए।
शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की ये चुनौती है यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन को, जो इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। विवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। 8 अप्रैल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोशम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 15 अप्रैल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद ने वासुदेवानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए। विवाद चलता रहा और 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने अगले दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार शंकराचार्य का चयन कैसे होता है। सबसे पहले योग्यता को समझिए। शंकराचार्य बनने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, वेदांत ब्राह्मण होना जरूरी है। 4 वेद, 6 वेदांग, संस्कृत का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। मुंडन और खुद का पिंडदान करना अनिवार्य है। अब प्रक्रिया समझिए। वर्तमान शंकराचार्य अपने सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी चुनते हैं। उत्तराधिकारी नामित करने से पहले अगर मृत्यु होती है तो काशी विद्युत परिषद और अन्य 3 मठों के शंकराचार्य मिलकर नाम तय करते हैं। अखाड़ा प्रमुखों और प्रतिष्ठित संतों की भी मंजूरी जरूरी होती है। भव्य समारोह के बाद नाम के साथ सरस्वती, पुरी या तीर्थ जैसी पदवी जुड़ती है। ये विवाद केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा, इस पर सियासत की भी एंट्री हो गई है। जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की वैधता पर सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद और ज्यादा गहरा गया। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। प्रयागराज प्रशासन पर अब आरोप लग रहे हैं कि वो संतों के बीच भेदभाव कर रहा है। एक बाबा के पास अधिकारी जाके रोटी सेकते हैं और सूबे के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहाँ की रोटी मत सेकिए। तो अब देखिए, प्रशासन तो उनके पास ही बैठा है, सारी सुविधा उनको मिली है, प्राप्त सुविधा है। यहाँ मेला जो है वो साधु संतों का और कल्पवासियों का मेला है, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का मेला है। अगर कल्पवासी नहीं आएंगे तो मेला कहाँ से होगा। जिस तरह से ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। प्रशासन को इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए था। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक तरफ पूरा प्रशासनिक अमला सतुआ बाबा यानी संतोष दास की सेवा में नतमस्तक है। अधिकारी उनके शिविर में रोटियां सेक रहे हैं, जबकि शंकराचार्य के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बाद अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ताजा बयान आया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सतुआ बाबा को वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि उनको माघ मेले में क्यों आखिरकार वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोई पहुंचेगा तो उसके लिए सब कर दिया जाएगा और कोई पहुंचेगा तो उसके लिए बहुत सारी बातें उठा दी जाएंगी। इसी से पता चलता है आखिर हमसे क्या दिक्कत है। यही तो दिक्कत है। हम तो गौरक्षा की बात उठा रहे हैं, यही तो दिक्कत है। तो गौरक्षा की बात हम क्यों ना उठाएं। शंकराचार्य को निशाना बनाया जा रहा है, ये आरोप काफी हद तक सही भी लगते हैं। ये तस्वीर देखिए, 3 आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। प्रेस नोट पढ़ा, एक तरफ का पक्ष बताया, आरोप लगाए। इसके बाद ये सारे ऑफिसर्स कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और कमरे से बाहर निकलने लगे। घंटों से इंतजार कर रहे पत्रकार इस व्यवहार पर नाराज हो गए। पहले सुनिए अफसरों ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर क्या आरोप मढ़े हैं और इसके बाद पत्रकारों ने क्या कुछ कहा। रोज पे भारी भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे और वहां पर यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ पाल के लेकर के संगम रोज पर जाए और स्नान करे। लेकिन 3 घंटे तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कंटिन्यूअसली इस चीज़ को प्रेशराइज करते रहे कि हम इसी में जाएंगे, किसी भी हालत में पैदल नहीं जाएंगे। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार, जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको।
तो आपने बहुत गंभीरता के साथ देखा इस बयान को और सुना भी कि कैसे पुलिस और प्रशासनिक अफसर अपना ये वर्जन सुनाकर वापस जाने लगे। तो पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा। पत्रकारों ने ना सिर्फ हंगामा काटा बल्कि अधिकारियों के सामने होर्डिंग करनी शुरू कर दी। वापस जाओ के नारे लगाए गए। मजबूरन इज्जत बचाने के लिए सारे के सारे अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से वापस उल्टे पैर लौटना पड़ा। हम लोगों को आपने बुलाया है तो सुनिए ना। सवाल का जवाब आप पहले देखिए है क्या पहले अब जरा गौर करिए कि कैसे पूरा प्रशासन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को घेरने के लिए तत्पर था। ये तस्वीर देखिए और समझिए। तो देखिए, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, मंडला आयुक्त सौम्या अग्रवाल, जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा, माघ मेला अधिकारी जो कि आईएएस अधिकारी होता है ऋषिराज, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल शर्मा और एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर विजय ढुल। अधिकारियों की ये लंबी चौड़ी फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी। ये तमाम अधिकारी पूरी तैयारी के साथ एक स्क्रिप्ट लेकर आए थे। उस स्क्रिप्ट को पढ़ा और वापस सवालों से बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन आप उस स्थिति को जो स्थिति पैदा हुई असमंजस की स्थिति अब सवाल क्या है? देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ एक तरफा बातें करके निकलने की कोशिश करना क्या यह इशारा नहीं करता है कि दाल में कुछ काला है? तो देखिए, 6 अधिकारी जिसमें पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल, अजय पाल शर्मा, ये तमाम वो अधिकारियों की फौज थी जो मौके पर पहुंची, प्रेस रिलीज पढ़ी और आप समझ लीजिए जो भागने वाले, सवालों से भागने वाले अधिकारी हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सौम्या अग्रवाल ये प्रयागराज की मंडला आयुक्त हैं, डीएम तक इनको रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लिप दिखाइए जरा। मनीष कुमार वर्मा ये प्रयागराज के जिला अधिकारी हैं जो मंडला आयुक्त को रिपोर्ट करते हैं। ये भी पहुंचे हुए मौके पर। 3 आईएएस 3 आईपीएस अधिकारी जिसमें ऋषिराज जो कि माघ मेला अधिकारी हैं और पूरे माघ मेले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर, वो भी पहुंचे। अजय पाल शर्मा एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका पूरा काम ही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना पैदा हो। इसके अलावा विजय ढुल एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर। ये वो अधिकारियों की 6 अधिकारियों की फौज थी जो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, आरोप लगाया और इसके बाद सरकार ही इन आरोपों और इस व्यवहार के बाद अब कटघरे में दिख रही है। तो देखिए, न्यूज काउंटर में प्रयागराज की इस खबर के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं एमपी, जो अपने आप में गजब है। एमपी यानी मध्य प्रदेश, जहां पर सरकार और ठेकेदारों की आपसी जंग में आखिरकार किसका भविष्य दांव पर है? मुख्यमंत्री के लोकार्पण के बावजूद एक आलीशान स्कूल की इमारत पर ताला क्यों लटका हुआ है? क्या है वो विवाद जिसने मासूम बच्चों को इस कपकपा देने वाली ठंड में टीन शेड के नीचे बैठने पर मजबूर और पढ़ने पर मजबूर कर दिया है? सिस्टम की सुस्ती और बिल्डर की जिद की यह हैरान करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये वो स्कूल है जिसका लोकार्पण खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन आज इस 29 करोड़ की भव्य इमारत पर ताला लटका हुआ है और बच्चों का भविष्य टीन शेड के नीचे तप रहा है। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, यकीन मानिए ये एक सरकारी स्कूल है, बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 महीने पहले इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं, मगर ठेकेदार को भुगतान नहीं हुआ है, लिहाजा अब तक इस स्कूल में छात्र छात्राएं नहीं आ सके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल नाम से इसकी नींव रखी थी। मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका नाम बदलकर संदीपनी स्कूल किया और 25 नवंबर को इसका उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन 18 महीने का यह वादा 3 साल में बदला और अब 4 करोड़ के भुगतान की वजह से ये नई बिल्डिंग बच्चों के लिए सपना बन गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तो हमने फाइल दी हुई है, लगातार इस पर अधिकारियों से बातचीत जारी है। ठेकेदार का कहना है कि उसका भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए वो स्कूल एक तरह से बच्चों के लिए नहीं खोल सकता। मगर आज भी बच्चे खुले में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्लासरूम में बेंच लग चुकी है, ब्लैक बोर्ड तैयार है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही और 4 करोड़ के बकाये ने यहाँ के 1000 बच्चों को उन कमरों में रहने को मजबूर कर दिया है जो कभी यहाँ पर स्कूल बनाने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया था। ये बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं और एक नहीं बल्कि 4 क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। एक बार चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक के बाद एक आपको क्लासेस नजर आएगी। लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं और वो इसी टीन शेड में जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों सीजन में वो किस तरह से ओपन में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये कल्पना करना ही मुश्किल है। पर किसी तरह से सेशन मैं इसलिए चला रही हूँ इस उम्मीद में। पालक भी बेचारे शिकायत करते हैं, मैडम कैसे हो रहा है। मैं उनको ये एश्योर करती हूँ कि नहीं, जल्दी बिल्डिंग मिल जाएगी। एक साथ कई क्लास चल रही है, बच्चे परेशान हैं क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो नए स्कूल में जाएंगे, पर वो आज भी इसी टीन शेड के नीचे अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ये सामुदायिक भवन था और ये बीडीए ने मजदूरों के लिए क्वार्टर्स बनवाए थे। ये टीन शेड है, बिल्कुल छोटे छोटे से, मतलब आप इसमें कि 10 बाई 12 के कमरे में हमारे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। सर बहुत दिक्कत होती है, इधर से भी आवाज आती है, उधर से भी आवाज आती है, पढ़ नहीं पाते। भुगतान को लेकर फाइलें अटकी हुई हैं, ठेकेदार से बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि मामला जल्द सॉल्व हो जाएगा। जो एजेंसी है उसका कहना है कि जिसके द्वारा निर्माण किया गया है उसकी कुछ राशि शेष है, उसकी शेष राशि के भुगतान होने पर ही जो है बच्चों को बैठने के लिए कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। सवाल ये है कि जब लोकार्पण हो गया तो बच्चे जोखिम में क्यों? क्या सिस्टम के लिए 4 करोड़ की फाइल बच्चों के भविष्य से ज्यादा बड़ी है? भोपाल से TV9 के लिए संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। न्यूज काउंटर में अब बात एक मन चले मौलाना की और उसके मिले सबक की। अगर कोई लड़की हिम्मत कर ले, यह खबर बताती है, तो मनचलों की हरकत को न सिर्फ रोक सकती है बल्कि एक कड़ा सबक भी सिखा सकती है। कन्नौज से आई इन तस्वीरों को देखिए। बुर्का नशी महिला और सामने खड़ा मौलाना। महिला भड़की हुई है, तेज आवाज में चीखती है, साथ ही सामने खड़े मौलाना पर थप्पड़ों की बरसात करती है। पहला थप्पड़ देखिए, ये भड़की हुई बुर्का नशी महिला, पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, दे थप्पड़। मौलाना के सिर से आशिकी का पूरा भूत उतर गया। मौलाना माफी मांगता रहा, लड़की थप्पड़ मारती रही। पास खड़े लोग लड़की को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़की इतनी ज्यादा नाराज है कि किसी भी सूरत में मौलाना को माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जिस वक्त मौलाना की पिटाई हो रही थी उस समय मौके पर मौजूद तमाम लोग हैं, हालांकि किसी ने हिम्मत भी नहीं की कि बीच बचाव किया जाए। जिस मौलाना की पिटाई हो रही है उसका नाम अनस है। अब ये तस्वीरें देखिए। तो इसी खबर से जुड़ा हुआ एक और वीडियो है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक मौलाना नहीं पिटा है बल्कि उसका दोस्त जो उसके इस गुनाह अजीम में शामिल था, उसको भी इस लड़की ने खूब सब सिखाया। ये वही लड़की है जो मौलाना की पिटाई कर रही थी। अब यही लड़की उसके दोस्त पर भी थप्पड़ों की बारिश कर रही है। मौलाना और उसके दोस्त की सरेआम पिटाई की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन तस्वीर एक बार फिर से देखिए। यहां भी शर्म से सिर झुकाए शख्स को देखिए। इसका नाम अजीम है। इसने मौलाना अनस की काली करतूत में उसका साथ दिया था, तो महिला ने उसे भी सबक सिखाया। अब मौलाना को सबक सिखाने की पूरी कहानी आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकारी संस्थान में एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा था जहां पर युवक और युवतियों का जो समूह था वो एक साथ प्रशिक्षण ले रहा था। दोस्ती और मजहब का फायदा उठाकर मुस्लिम युवक ने युवती के साथ कुछ फोटो गुपचुप तरीके से खींची इस प्रशिक्षण के दौरान, और इसके बाद इस शोहदे ने, मौलाना ने
इन फोटोज को दोस्तों में गलत तरीके से वायरल कर दिया। बाद में इसकी जानकारी इस लड़की को हुई। ट्रेनिंग ले रही मुस्लिम लड़की का फोटो वायरल हुआ तो युवती ने मौलाना अनस और इसके दोस्त के ऊपर थप्पड़ों की बारिश करके अपना बदला निकाला। अब इस पूरे मामले में मामला संस्थान के कर्मचारियों के सामने आया। मौलाना अनस से पूछताछ शुरू हुई तो सुनिए कैसे मौलाना लोगों के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया और अपने किए पर माफी मांग रहा है, लेकिन किसी ने उसे माफ नहीं किया। हमसे गलती हो गई है एंड हमेशा नहीं। क्या आपने किया पहले, क्या ये बताओ? सर जो है फोटो ले लिया था और वो इमरोज भाई के पास भेजा था तो हमने। क्यों भेजा था आपने? उद्देश्य क्या था आपका भेजने का? सर एक तो संस्थान का कोई फोटोग्राफ यहाँ से बाहर भेजना, ये आपने किसकी इजाजत ली थी? आपने परमिशन किसकी ली आपने? सर हमसे गलती हो गई, एंड कभी ऐसा नहीं। सरकार में, भारत सरकार के संस्थान में आपने बगैर पूछ करके यहाँ पे फोटोग्राफी करी और यहाँ पे आने वाले जो ट्रेनीज हैं उनका फोटो आपने लेकर के अब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप लेके गए तो आपको परमिशन किसने दी इसकी? सर वो डिलीट कर दिया। नहीं, डिलीट करने का आपके क्या होता है? आपके डिलीट करने से हम रिकवरी दोबारा करा लेंगे, लेकिन आपने ऐसा किस उद्देश्य से किया पहले बताइए। सर माफी चाहते हैं। नहीं, माफी आप बाद में चाहते हो, पहले आपने इसका उद्देश्य क्या था, मंशा क्या थी? ये भी पूछो आपके साथ दूसरा कौन था जिसने ये? हाँ, दूसरा नाम बताओ, दूसरा कौन था जो आपका इन्वॉल्व था इसमें पूरी एक्टिविटी में? अजीम भाई थे और हम थे। कौन अजीम? टेनिस है यहाँ पे, पार्टिसिपेंट है। फिलहाल साहब उसका भी नाम नोट करो, इन दोनों नाम, इनका पूरा, इनके पूरे कागज निकालो, आधार निकालो इनके पूरे। न्यूज काउंटर में अब बात करने जा रहे हैं क्रिकेटर रिंकू सिंह से जुड़े हुए एक और विवाद की। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह एक बड़े विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। यह विवाद किसी मैदान के प्रदर्शन को लेकर नहीं बल्कि उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर है। रिंकू सिंह के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया, लेकिन इसके कंटेंट ने करनी सेना के पदाधिकारियों को आक्रोशित कर दिया। रिंकू सिंह के फेसबुक अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो ने करनी सेना को नाराज कर दिया है और अब यह पूरा मामला पुलिस के सामने थाने की दहलीज तक जा पहुंचा है, जहां करनी सेना के अलीगढ़ के सासनी गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सेलिब्रिटी होने के नाते रिंकू सिंह को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या यह वीडियो खुद रिंकू सिंह ने पोस्ट किया या उनके सोशल मीडिया मैनेजर ने। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार रिंकू सिंह कब और कहां विवादों में आए। देखिए कब और कहां रिंकू सिंह विवादों में रहे। 2026 यानी मौजूदा विवाद भगवान का AI वीडियो शेयर करने का है, जहां पर 2023 में अचानक स्टार्टअप के बाद उनकी आलोचना होने लगी थी। 2023 में उनके निरंतरता पर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि सिर्फ एक मैच में प्रदर्शन से काम नहीं चलने वाला है। 2017 में यूपी T20 लीग में अंपायर से बहस को लेकर भी रिंकू सिंह विवादों में रहे हैं। 2021 में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई थी। तो रिंकू सिंह की इस खबर के बाद अब न्यूज काउंटर में वक्त अगली खबर का। अतिक्रमण पर योगी सरकार के एक बड़े आक्रमण और ऑपरेशन की। बहराइच में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 अवैध मजारों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई क्यों हुई, कैसे हुई, यह पूरी रिपोर्ट देखिए। भूमाफिया का कब्जा, बुलडोजर चलेगा। वक्त माफिया का कब्जा, बुलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण, बुलडोजर चलेगा। अब यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, सरकार का बुलडोजर जमीन कब्जा करने वालों पर प्रहार करने से नहीं चूकेगा। तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां पीले पंजे की जद में
सड़क किनारे बनी अवैध बाजारों का पूरा कुनबा आ गया है। मजारों की इस अवैध टोली में 1-2 नहीं बल्कि 10 मजारें शामिल थी। बुलडोजर की ये कार्रवाई महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज के परिसर से सटे इलाके में हुई है। मेडिकल कॉलेज परिसर के सामने ही बहराइच लखनऊ मार्ग पर सड़क किनारे आस्ताना रसूल शाह बांसवाड़ी का मजार मौजूद है। इसमें शाह की मुख्य मजार बनी हुई है, जहां पर मुस्लिम समाज के लोग जियारत करते रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये मामला 2002 से पेंडिंग था। 2004 और 2019 में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। अतिक्रमण करने वालों ने खुद इसे हटाने का वक्त मांगा, लेकिन वादा अपना पूरा नहीं किया। इसलिए डीएम के ऑर्डर पर 12,000 वर्ग फुट में फैली अवैध बाजारों को धराशायी कर दिया गया है। सिर्फ 2 मजारें ही वैध रूप से वक्फ बोर्ड में दर्ज थी, उन्हें छोड़कर सभी 10 मजारों को हटाया गया है। 2019 में इन लोगों ने ये कहा था कि हम 2 दिन में हमें समय दे दिया जाए, हम 2 दिन में ये सब हटा लेंगे, लेकिन इन लोगों द्वारा 2019 में समय लेने के बावजूद भी इनके द्वारा नहीं हटाया गया। इसलिए ये अवैध अतिक्रमण हटवा दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिया गया कि इसे बलपूर्वक हटा लिया जाए। जानकारी के मुताबिक मजार कमेटी के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ डीएम कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट से भी अतिक्रमणकारियों को मायूसी ही हाथ लगी। मजारों या जमीन से लेकर कोई सबूत कमेटी वाले पेश नहीं कर पाए और बुलडोजर एक्शन हो गया। अब आप इन 6 तस्वीरों से समझिए कि कैसे यूपी के अलग अलग इलाकों में कब्जेधारियों पर पीले पंजे का कहर बरस रहा है। हाल ही में वाराणसी के दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण अभियान के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मैनपुरी में भूमाफिया का तालाब पर कॉलोनी बसाने का सपना टूट गया। बरेली में भी अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। संभल में 20 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। शाहजहांपुर में और न्यूज काउंटर में अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका कानून से भरोसा उठ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक तरफ हम शपथ की वो लाइनें दिखाने जा रहे हैं जो एक आईपीएस अधिकारी बनने के बाद शपथ लेता है और देश की सेवा और मर्यादा की रक्षा की कसम खाता है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप जो देखेंगे वो आपको देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये कर्नाटक के एक आला अधिकारी, डीजी रैंक के अधिकारी का कारनामा है। साहब ने वर्दी तो पहनी लेकिन मर्यादा खूंटी पर टांग दी है। जिस कुर्सी पर बैठकर उनसे न्याय की उम्मीद की जाती है, उसी कुर्सी को साहब ने अय्याशी का अड्डा बना दिया। क्या इसलिए जनता के टैक्स का पैसा इन साहिबों के ऐशो आराम पर खर्च होता है? सवाल यह भी है कि क्या वर्दी का रसूख अब सिर्फ औरतों के शोषण, क्या बंद कमरों की रंगीन मुलाकातों के लिए रह गया है? तो देखिए, कर्नाटक के एक डीजी रैंक के अधिकारी के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो शख्स अपने सरकारी ऑफिस के कमरे में बैठकर अपने ही साथ काम करने वाली महिलाओं का शोषण कर रहा है। और ये तमाम वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसके बाद अब हम आपको इस पूरे डर्टी कांड की तफसील से जानकारी और खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, कर्नाटक के जो डीजीपी हैं रामचंद्र राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो अपने ऑफिस में किसी महिला के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कई साल पहले का है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब कर्नाटक पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये वही डीजीपी हैं जिनकी बेटी रान्या राव पर गोल्ड तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। मामला सामने आया तो सिद्धारमैया सरकार एक्शन में आई। कर्नाटक सरकार ने रामचंद्र राव को तत्काल उनके पद से सस्पेंड कर दिया है, जबकि रामचंद्र राव अपनी सफाई में सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। लेదంದ್ರೆ ಈಗ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್, ಸುಳ್ಳು ಇದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುಳಿವೇನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಾ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು?
तो आरोपी डीजीपी के बाद इस पूरे मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्या कुछ कहा है, हम आपको ये दिखाते हैं। ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ.